अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। मुल्की हालात जो हैं वो तो ख़राब हो चुके हैं इस वक्त। वो उसी तरह ख़राब हो चुके जैसे मेरा गला ख़राब हुआ है। जी हाँ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लेकिन जी हम तो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कौन ठीक करेगा। बस क्या हालात सही करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई कर छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोचा छोड़ देते हैं कि आप, मैं क्या ही बताऊं। एक तो सबसे पहले तो हम अभी रो रहे थे जो 350 लोग इफेक्ट हुए, जिनमें से 100 से ज्यादा जो शहीद हुए, और 250 के करीब जो है शदीद जख्मी है। उसके साथ साथ हम जब ये देखते हैं कि पुलिस जो है, पंजाब पुलिस हो या मरकज़ की FIA हो या ये हुकूमतें हो, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क को कहाँ लेके जाना है इन्होंने। नाज़रीन को हम बताते चले ना कि हुआ क्या। देखिए, रातों रात कार्रवाई होती है, छापा मारा जाता है आबाई घर में, और उसके बाद कोई ये नहीं है कि छापा आराम छोटी सी मिकदार में कोई नफरी को लेकर जा रहे, बड़ी अच्छी खासी नफरी को लेके जाया जाता है। सर कितनी आपने गाड़ियां बता रहे थे? सर 25 से 30 गाड़ियां वो कह रहे थे। और जो और चौधरी परवेज इलाही क्योंकि वो भी यही बात कर रहे थे कि हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। आखिर बता तो देते कि क्या हुआ था। अच्छा, बड़ी मस्का खेज बात देखें कि जो पुलिस ने और इंतजामिया ने के तर्जमान ने जो बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा कि जी कौन सी तारीख आपके पास एग्जैक्ट तारीख है? हाँ जी, 16 फरवरी के वहाँ के नवाई गांव में कहीं पे एक FIR हुई थी अस्पताल के नाम को चेंज करने पर। अपने नाज़रीन को मैं बता देना कि एग्जैक्टली क्या था। बात ये कि उन्होंने ये बताया, वजाहती बयान जो है पुलिस की जानिब से आया है, और पुलिस की जानिब से वजाहती बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग तो चौधरी वजाहत हुसैन के लिए वहां छापा मारने के लिए गए थे। तो अच्छा, सर अपने नाज़रीन को जरा बताएं कि क्या सिलसिला था, कि क्यों उन्होंने मारा है। देखिए, वो कहते हैं चौधरी वजाहत हुसैन को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन गिरफ्तार करने के भी तरीके हैं। जिस पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान पंजाब के ले लें, हर जिले में इश्तेहारी दंदनाते फिरते हैं, तो एक इतने बड़े फैमिली जो कि उनके MNA MPs भी हैं, और उनके भाई चौधरी, अगर चौधरी वजाहत साहब की बात कर लें तो वो कितनी दफ़ा स्पीकर रहे हैं, वज़ीर आला 2 दफ़ा रहे, तो उनके घर के अंदर घुस गए और 25-30 पुलिस की गाड़ियां थी। 25-30 गाड़ियां सिर्फ एक शख्स को ढूंढने के लिए मुलाजमीन के अच्छा, साथ अब मजे की बात आप देखें कि ये जो इनका बेटा है मूसा इलाही, वो भी ये झगड़ा जब हुआ है हॉस्पिटल का नाम चेंज करने में, प्रेजेंट देयर, तो अभी FIR का नहीं पता कि उनका नाम है, लेकिन उसमें से निकाला ही अच्छा, नहीं, नाम नहीं निकलवाया। देखिए, मजे की बात देखें कि अवाम को बेवकूफ बनाने का सिलसिला जारी है कि उस FIR का मदई कौन है? पुलिस जी। आप जहां पे भी पुलिस, हमारी पुलिस इतनी एफिशिएंट नहीं है, और जहां पे पुलिस मदई होगी तो वो मामला तो आपको पता है कि अरशद शरीफ का जब कत्ल हुआ तो उसमें भी मदई जो है जबरदस्ती पुलिस को बनाया गया, क्योंकि पुलिस जो है हुकूमतों का आलाकार है, और उनके कहने पे उनमें से कोई ना कोई बंदा जो है वो स्टेट के नाम पे एफिशिएंट नहीं है। इसमें तो फौरन एफिशिएंसी दिखाई है, 25-25 गाड़ियों के साथ एफिशिएंसी दिखाई गई है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो है आखिरी दौर जो है, ये जो मैं कहता हूँ फस्तायत से भरपूर इकदामात हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड को या उनके भाई को जो सजा दी जा रही है इमरान खान के साथ, अगर वो उनकी एफिलिएशन है, वो उनके साथ सियासत कर रहे हैं। मुझे ना अजीब मुज़ाहिका खेज बात आपने जिस तरह का लग रही है कि गड़े मुर्दे उठाने वाली बात है। कहाँ का जाकर मुकदमे इतनी देर के लिए बैठे हुए होते हैं, उनके ऊपर ना तो कोई समातें होती हैं, ना कुछ और होते हैं, FIRs कब की दर्ज होती हैं, ना तो कार्रवाइयां होती हैं, ना तो छापे मारे जाते हैं। अच्छा, मजे की बात देखेंगे, पिछले साल 16 फरवरी जी, अब याद आया आपको। अब देखें कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत बढ़ गई है। आलमी इंसानी हकूक की जो भी पार्टियां हैं, जो भी बनी हुई हैं तंजीमें, वो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में शोर मचा रही हैं। पाकिस्तान में जिस तरीके से इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जिस तरह से हमारे बोलने पे और लिखने पे पाबंदियाँ हैं, एम्बार्गो है, उसके बाद जिस तरह से FIRs हो रही हैं पॉलिटिकल लोगों पर, सियासतदानों पर और सहाफ़ियों पर, तो ये बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। इसी पे बात करने के लिए हम अपने नाज़रीन को बताते चले, हमारे साथ मौजूद हैं कामिल अली आगा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामिल अली आगा साहब, कुंजा में आज रेड की गई, बहुत ज्यादा गाड़ियां ऐसे भर के गई जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने गए। वेरएज़ ये मुकदमा तो जो पुलिस का तर्जमान है वो ये बता रहे हैं कि पिछले साल 16 फरवरी को एक मुकदमा हुआ था, उसमें गिरफ्तारी करने बहुत जल्दी पहुंच गए।
देखें, ये मुकदमा की बात नहीं है, ये स्ट्रेटजी है इस हुकूमत की कि लोगों को परेशान करो, लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ, उनके ऊपर जुल्म करो और हर तबका फिक्र को डरा धमका के उसको खामोश करो, ताकि ये जो मुल्क के अंदर ला कानूनियत है, जो मुल्क के अंदर हर शोबा जिंदगी के लोगों के ऊपर तशद्दुद है और ऐसा भरपूर तशद्दुद कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान का दुनिया की सियासत के अंदर, दुनिया के की जिंदगी के अंदर कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, उनकी जबानें बंद करना चाहते हैं। वो ये है कि मुल्क के अंदर ला कानूनियत है, मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क के अंदर लोगों की जिंदगी तंग हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, खुदकशियां सैकड़ों की तादाद में पूरे मुल्क के अंदर हफ्तावार प्रोग्राम के तहत हो रही हैं। लोग और मुख्तलिफ वाकयात आप देख लें कि ये अपना बलूचिस्तान में जो बस का हादसा हुआ है उसके अंदर करप्शन की वजह से, यानी बस के अंदर सवारियां कम होती हैं, उसके अंदर पेट्रोल ज्यादा भरा होता है, वो किसी भी हादसे का शिकार किसी वक्त भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन कामिल साहब, सिर्फ रिश्वत है, करप्शन है, ला कानूनियत है। अच्छा कामिल साहब, ये जो छापा मारा गया है, इस हवाले से वजाहती बयान भी आया पुलिस की जानिब से कि हम तो वहाँ चौधरी वजाद हुसैन को वहां पकड़ने के लिए गए थे, तो ये 25 गाड़ियां लेके जाना, गो कि अभी जो मुकदमा था वो 16 फरवरी का था, 15 दिन 1 साल होने को रह गए थे, शायद जल्दी 15 दिन पहले कार्रवाई कर दी गई, साल पूरा कर ही लेते तो अच्छा था। तो मतलब ये कि इतनी देर के बाद कार्रवाई और ये जो वजाहती बयान आया, आप क्या कहेंगे इस पे? देखें, ये कोई एक जगह पे इन्होंने छापा नहीं मारा, ये शहर के अंदर जो घर है वहां पे भी छापा मारा है। चौधरी परवेज लाई साहब का पूरा क्या नाम है जो घर है उसको कॉर्डन ऑफ किए रखा, उसको गिराव किया। फिर कुंजा में जो उनका घर है उसके ऊपर उन्होंने ये हमलावर हुए, और कोई एक गाड़ी नहीं, आप अगर फुटेज देखें तो आपको पता चलेगा कि वो तो ऐसे जैसे किसी दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला किया इन्होंने। आगा साहब, गुजरात वाले घर की बात कर रहे हैं आप? गुजरात वाले घर के अंदर भी और कुंजा में जो घर है उसके ऊपर भी। अच्छा, हाउ डू यू सी आगा साहब, कैसे देखते हैं कि कल एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चौधरी शुजात साहब को रिटेन कर देता है एज ए पार्टी प्रेसिडेंट, और दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप के खिलाफ जो है ये इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं? देखें, ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी, अपना शहबाज शरीफ एंड कंपनी, इनकी तर्ज सियासत ही है कि लोगों की जबानें बंद करो, उनको डराओ धमकाओ, उनके मुख्तलिफ तरीकों से उनके ऊपर प्रेशर डालो और ऐसे मामलात को उभारो जो इख्तिलाफात का बायस बने, उनके घरों के अंदर जो है वो फसाद फैलाओ और शहरों के अंदर फसाद फैलाओ। ये इनका तर्ज सियासत है, ये कोई नई बात नहीं है। आगा साहब, आप तो नामवर ज्यूरिस्ट भी हैं, तो पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के होते हुए गैर आईनी इकदाम जो पूरे मुल्क में इस वक्त हो रहे हैं इस हुकूमत के इमा पर, उसके खिलाफ आप कोर्ट्स जो हैं उनसे रजू करेंगे? बिल्कुल जी, जाहिर है हम अदालत में जाएंगे। ये सुबह जो वाकयात हुए हैं इसके ऊपर हमने वकला को बुलवा लिया और मुशावरत जारी है, और इंशाल्लाह काशिफ साहब, कोई इतना बड़ा मुकदमा तो नहीं था जिसके ऊपर इतनी ज्यादा नफरी लेके जाने पड़ती है, वहां भी जाएंगे। हाँ। ये देखें, ये हमारा हक है, और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि इसका फौरी नोटिस लें, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर किसी को इंसाफ की उम्मीद होती है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान और अल अदलिया के ऊपर होती है। अगर साहब, अभी मेरी लबीबा यही कह रही थी कि ये तो कोई इतना बड़ा केस भी नहीं था, जिसकी वजह से ऐसे कि यहाँ पे तो कत्ल के और दहशतगर्दी के बड़ी भारी नफरी लेकर जानी पड़ी। डकैतियों के जो मुलजिम हैं वो सामने फिर रहे होते हैं, पुलिस के सामने घूम फिर रहे होते हैं, उनसे उनके ताल्लुकात भी होते हैं। लेकिन एक इससे जुड़ा हुआ सवाल भी मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि तारिक बशीर चीमा जो हैं
मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का शराजा बखेरने में बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनका बहुत हाथ है, और स्पेशली वो जिस किस्म के बयानात देते हैं चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़ और चौधरी वजाहत के ख़िलाफ़, इस सारी रेड के पीछे उनका हाथ देखते हैं आप? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं है। सारा एक नेक्सस बना हुआ है और ये एक कार्टेल की सूरत में ये हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये हाथ आजमाए हुए हैं। इंशाल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, हम मैदान में खड़े हैं और इंशाल्लाह इनका हर तरीके से हम इनका मुकाबला करेंगे। और हम इंशाल्लाह हम साबित करेंगे कि ये फस्तायत वाली हुकूमत जो है ये अवाम के अंदर पजीराई हासिल ना कर सकने पर, और जो आने वाला महंगाई का एक और तूफान है जी। उसमें लोगों को खामोश रखने के लिए, दबाव डालने के लिए ये सारा जो है एक इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह हम अवाम के साथ खड़े होंगे और खड़े होकर इंशाल्लाह इनका मुकाबला कामर अली आगा साहब, जब आपने चौधरी परवेज़ लाई साहब ने, मोहन्नस सलाई ने और आपने डिसाइड कर लिया कि आगे की सियासत आपने इमरान खान साहब के साथ करनी है, और ये नज़र भी आया, अवाम ने भी देखा, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात साहब को दोबारा से प्रेसिडेंट बना दिया, उसके बाद आपकी फ्यूचर की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो क्या होगी? और देखें, चौधरी शुजात साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो अपना वक्त जो है सियासत का वो पूरा कर चुके हैं और ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक जगह से एक जगह बैठाते हैं, उनकी तस्वीर उतरवाते हैं और अपने मतलब के बयानात लगवाते हैं और उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। हकीकत ये है कि उनके खिलाफ फैसला हो चुका है और पार्टी ने, आपने देखा 26 तारीख को पूरे पाकिस्तान की मुस्लिम लीग ने इकट्ठे होके मरकजी मजलिस आमला में के फैसले के तहत, लेकिन आगा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो जनरल कौंसिल के इजलास में इंतखाब किया है, जिसके अंदर वजाहत हुसैन साहब को सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग बना दिया है, मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया है और पंजाब का सदर जो है चौधरी परवेज लाई साहब को। लेकिन आगा साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो आपका वो जनरल कौंसिल का इजलास जो है उसे भी कालाधन करार दे दिया। लगता जी, हम उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। पार्टियां जो है वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं चलानी, पार्टियां चलाती हैं उनकी मजलिस, पार्टियों की मजलिस आमला और मरकजी जनरल कौंसिल है वो चलाती हैं। ये इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है। उन्होंने अख्तियारात से तजावुज़ किया और एक पुरानी दरखास्त जिसके ऊपर 6 माह बाद उन्होंने फैसला, 5.5 माह बाद फैसला सुना दिया है। 5.5 माह एक दरखास्त को, एक हुक्म को पेंडिंग रखना, ये वो वाली दरखास्त तो इनफ्रुक्चुअस हो चुकी है, उसके ऊपर क्या फैसला है? आगा साहब हमने स्टूडेंट लाइफ से आपको देखा, पार्टी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। आगा साहब, स्टूडेंट लाइफ से मैं देखता है चौधरियों का जो मिसाली मोहब्बत थी आपस में, आप भी उनके साथ थे, आपकी भी बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल है, मतलब आप ग्रास रूट से ऊपर आए, लेकिन अब आप क्या देखते हैं कि ये दोनों खानदानों में जो इंतशार फैलाया, क्योंकि मैं समझता हूं कि जैसा मैं जानता हूं कि वो तो ये सारी इस किस्म की डेवलपमेंट करने से कासर हैं, तो किसको देखते हैं कि जिसने ये शराजा बखेरा काफ लीग का और जो रजीम चेंज की हुकूमत है उसके साथ जाके बैठ गए? तारक बशीर चीमा अपनी बहावलपुर में एक सीट के लिए, जिसके ऊपर वो बमुश्किल पिछली दफा पिछले इलेक्शन में जितवाया गया था 200-250 वोटों से, उसको सिक्योर करने के लिए उसने जरदारी साहब के साथ सौदेबाजी करके कि मेरे खिलाफ ना मुस्लिम लीग कैंडिडेट खड़ा करे ना पीपल पार्टी कैंडिडेट खड़ा करे, तो मैं अपनी जमात का शराजा बखेर दूंगा और इस फैमिली को जो है। और जरदारी साहब भी चूंकि इंतकाम लेना चाहते थे परवेज लाई साहब से, उन्होंने ये सारी शराइत मान के और इसको तसल्ली दे के कि तुम्हारे खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, इसने ये सारा अमल किया है। अपना चौधरी शुजात साहब के जो बरखुरदार हैं, हमारे छोटे भाइयों की तरह हैं, बच्चों की तरह हैं, उनको वो इस्तेमाल कर रहा है। चौधरी शुजात साहब जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहा है, उनकी तस्वीर को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपने देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस तरह चौधरी शुजात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस
और उसने पकड़ा हुआ है, बार बार चौधरी शुजात साहब से माइक छीन के खुद बात कर रहा है और उनकी गुफ्तगू का तर्जमा कर रहा है, यानी वो इस्तेमाल कर रहा है बुरे तरीके से, भूंडे तरीके से। तो कामिल अली आगा साहब भावलपुर की जिस सीट के खिलाफ मीडिया के अंदर एक चैनल के ऊपर उसने जो अपनी बेइज्जती करवाई और सारा कुछ किया, उसके बाद वो डटाई के साथ, क्योंकि उसका अपना एक जाती मकसद मफाद है, उसके तहत वो ये जो एक पाकिस्तान की जो बुनियाद रखने वाली जमात है उसका शरादा विदिन पार्टी ही ये आपको आपस की जो हम चौधरी ज़ौहर लाई के नजरिए को लेके कायदे आज़म। लेकिन कामिल साहब आप ये देखें ना, विदिन आपकी जो पार्टी है उसके अंदर भी आपकी जो लड़ाई करेंगे उनका मुकाबला करेंगे। आगा साहब जो अब मुझे लास्ट सवाल आपसे कि जो भावलपुर की सीट है जिसको चीमा साहब बचाने की कोशिश कर रहे थे, अब जब भी इलेक्शन होता है, मैं कह रहा हूँ जब भी इलेक्शन होता है, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि पीटीआई तो वहां पे खड़ी होगी कि काफ लीग का कैंडिडेट होगा? मैं मुतसिल था आपके साथ ही था, मैं वो बात करी विदिन आपकी जो लड़ाई है आपस में, वो तो आपके फ्यूचर के लिए खराबी होगी ना। हम वहाँ पे एक कैंडिडेट लाएंगे इंशाल्लाह, और इसके मुकाबले पे ऐसा एक बावकार उम्मीदवार खड़ा करेंगे कि ये वहाँ पे नजर भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आगा साहब, आप टाइम दिया। अब देखिए बात सुने, ये पॉलिटिकल वही बात करिए, आपने क्वेश्चन किया ना, आपके साथ को क्वेश्चन का आपस में लड़के, आप देखें इन लोगों की आपसी बीच की जो फाइट है, आप देखें नहीं पार्टी की साख खराब नहीं होती, वो ऐसे ही होता है। तो फिर आप देखिए आपका फ्यूचर तो खराब हो गया। माजी में भी ऐसे होता रहा, पीपल्स पार्टी के लिए भी लोग तोड़ के, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो MNA MPs तोड़ के उनको सामने खड़ा किया गया। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इस वक्त सिर्फ एक बंदे के खिलाफ जंग हो रही है, सिस्टम निज़ाम को बदलने की जो बात कर रहा है। गो के वो अपने 3 साल रजीम में अपने टेन्योर में वो नहीं कर सके जो अलायंस है ना अभी, तो ये अपनी इस पार्टी की भी तो अभी उतनी ही है कि इनकी अब अलायंस ही होगा इनके साथ, स्टेक पर तो इनकी भी है, जारी बात है, अब जो भी बनाएंगे तो अलायंस के साथ। लेकिन आप ये ना भूलें कि इनको जो वोट मिलेंगे वो इमरान खान की मिन्नत होगी। यही तो आपको मैं बताना चाह रही हूं, इनको जाहिर है कि अपना फ्यूचर इसलिए नजर आ रहा है कि इनको जो वो सीटों पे जो वोट मिलेंगे ये इमरान खान की हमायत से मिलेंगे। 2018 में भी इनकी तांदले और जो दूसरी जगह तलागंग वगैरह में सीटें जीती, गुजरात में जीती, उसमें भी इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने इनका साथ दिया था, अपने कैंडिडेट विड्रॉ कराए थे। ऐसा ही है, ऐसा तो ये मामला जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है ये बहुत ख़तरनाक काम है, और इस वक्त जो है पाकिस्तान शदीद मुआशी और सियासी बहरान का सामना कर रहा है, और उसके बाद इलेक्शनों की डेट ना अनाउंस होना, ये मुझे लगता है कि ये मामला बहुत बिगड़ सकते हैं। तो हम इसके बाद अब ये बात करना चाहिए, नाज़रीन को बताते चले कि वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान तवानाई शोबे में मुज़ाकरात हुए हैं, और ये हम बात करेंगे ब्रेक से आने के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात कर रहे थे कि हम वजारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान तवानाई के शोबे मुज़ाकरात हुए हैं, और वो क्या हुए हैं कि जनाब बिजली और गैस सेक्टर में 4100 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो अलग बात है, हमने कह तो दिया सर 2500 अरब रुपया जो है इस वक्त जो हमारा गर्दिशी कर्जा है बिजली का है, और 1600 अरब रुपया गैस का जो है गर्दिशी कर्जा है, और वजारत ख़ज़ाना और जो IMF के नाम नहाद में कहता हूँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले सब कुछ डिसाइड तो हो गया हुआ है। आप पे जो पेट्रोल का बम गिराया गया इतवार को, मुझे ये भी बताया गया है कि अभी और भी बम गिरेगा। यस एटम बम गिरेगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसको गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करें। अच्छा, इसके लिए आप सुई गैस की प्राइस बढ़ाएंगे, और उसके बाद जो बिजली के नर्ख हैं वो तकरीबन 2-3 माह के अंदर जो है 7 से 8 रुपए तक ग्रेजुअली बढ़ाए जाएंगे। अच्छा, होता ये है कि कहा यह जाता है कि 6-7 माह या 3 माह में बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इंक्रीज ऑफ प्राइस या यूनिट्स की वो इमीडिएटली हो जाती है, हमने जैसे माजी में देखा।
तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। सर मैं आपको बताती हूँ, खतरनाक सूरत हाल नहीं है सर। सर एक होता है तरीका सीधे तरीके से कहना मर जाओ, एक तरीका होता है ऐसे आहिस्ता 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 मारना। ये हम आहिस्ता आहिस्ता मर रहे हैं, एंड हमारा यही होना कि हमने मर ही जाना है इतने कर्जों के नीचे तले बेतर के। सीरियसली आप ठीक कहती हैं, हाँ, लेकिन ये डूब जाओ मर जाओ, हम सर्वाइवल आपको नजर आ रहा है? ये बेसिकली गुलामी है, और गुलामी नहीं, मुझे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी नहीं है। तो अब सर्वाइवल उनका सर्वाइवल है ना। रबीबा क्या करती हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है इससे? आप अशराफिया की बात, क्योंकि वो पाकिस्तान जो माफियाज बैठे हुए हैं, ये दे आर वेरी रिच पीपल, और पाकिस्तान इनके लिए सराय है सर, हम क्यों बराबर जहाँ पे ये रूल करने आते हैं। ये हमारे साथ गेस्ट हैं साबिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शास्त्री, ये जो इस वक्त कुंजा में रात को रेड की गई है, इसको कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में ऑलरेडी जो टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल और जो इकोनॉमी का टर्मोइल है, वो अपनी पीक पे है, और मेरे ख्याल में इसकी वापसी नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों को कैसे देखते हैं आप? देखिए काशिफ साहब, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये अच्छा। तो फिल्म अभी स्टार्ट हुई है, मुझे लग रहा है। क्योंकि टेररिज्म की वेव आपके सामने पता नहीं ऑर्केस्ट्रेटेड है या नेचुरल है, ये भी आपको क्या। अरबों रुपए की बाढ़ हमने लगाई थी, पता नहीं उस बाढ़ का क्या बना। मुझे नहीं पता बॉर्डर्स को बाढ़ का क्या बना, वो बाढ़ कौन काट के आता है, कैसे आए हैं। या फिर अगर वो बाढ़ नहीं कटी तो उनके होते वो कैसे आते हैं यहाँ पे? सही कह रहे हैं। जी हाँ। दूसरा, सिक्योरिटी लैप्सेस तो शुरू से मौजूद है, और फिर दूसरा तो आज रोकना तो नामुमकिन ही होता है। आपने इकोनॉमिक टर्मोइल की बात की है, तो अभी आपने 4100 अरब के घंटे की कर्जे की बात की, सर्कुलर डेट की। अब देखिए, अकाउंटेबिलिटी की बात कोई नहीं करता, या इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को अर्ली 90s में बेनजीर भुट्टो लेके आई। उसके बाद से हमारा बेड़ागर्क हुआ, पानी से बिजली आज तक नहीं बनी। सैलाब आ जाता है, ना पानी स्टोर होता है किसी रिजर्वायर में, ना कोई छोटा डैम बनता है, वो तबाही समुद्र में निकल जाता है। एंड अ लॉट ऑफ वाटर गोज अनयूटिलाइज्ड इनटू द सी। अब ये इस मुल्क का हाल है। यानी आप किस तरह IMF को ब्लेम कर सकते हैं? आप इस पर किताब लिख सकते हैं कि हमारी करतूतें क्या हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टेररिज्म भी आ गया है और अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक टर्मोइल है, क्योंकि जब गैस और बिजली की कीमतें बढ़ेंगी तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। ऑलरेडी बंद हो चुकी है शाजी, बस ये अभी बंद हो जाएगी, चल ही नहीं ना सकती। कम्पीट अब कर नहीं पाएंगे। $30 की जो एक्सपोर्ट्स है वो खतरे में आ जाएगी। इन हालात में रेमिटेंसेस कौन भेजेगा? यहाँ तो कब्जे होंगे जमीनों पे आगे हुए हैं। Nobody likes his government, जो इमरान खान का वोट बहुत ज्यादा है बाहर, वो यहाँ पैसे नहीं भेजेंगे। तो अभी तो रेमिटेंस की आप बात कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ा जो है वो उसमें कमी आ चुकी है। हाँ, लोगों ने पैसे भेजे हुए वापस ले लिए। जी, उसकी वजह इंटरबैंक का और आपका ओपन मार्केट का स्प्रेड बहुत ज्यादा है। फिर एक तीसरा रेट है ब्लैक मार्केट का। डॉलर अवेलेबल नहीं है तो बहुत महंगा है। अब मुझे बताइए कि यहाँ क्या किया जाए? यहाँ तो लोग, मेरे ख्याल है कि जिनके पास वसाइल हैं थोड़ा सा भी चांस है, आई थिंक वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बहुत तादाद में निकल भी गए। शादी, ये जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल IMF की टीम जो 10 दिन यहाँ बैठी है, ये पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम, मजबूर अवाम, इनका खून चूसेंगे। उसके बाद जो पॉलिसीज़ बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स और दूसरी चीज़ों में जो टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि इसके बाद मुल्की हालात किधर को जाएंगे? और ऐसे में ऐड कर लीजिए कि हुकूमतें जो हैं, वफाकी हुकूमत जो है वो, और सूबाई जो निगरान हुकूमतें हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो इंतखाबात से भाग रही हैं। काशिफ साहब, वो IMF की टीम खुद तो नहीं आई, आप पाँव पकड़ के लाए। अभी कुछ दिन पहले इसहाक डार साहब आपके सामने मुंह बना के कह रहे थे कि वो IMF को कुछ नहीं समझ, फिर उनके पाँव पकड़ के लाए। क्योंकि देखिए, जेल में रखें, IMF का कर्जा निस्बतन आसान और सस्ता होता है। जब ये कर्जा मिलता है तो आपके दूसरे बायलैटरल और मल्टीलैटरल डोनर्स आपको कर्जा देते हैं। आपको इस कर्जे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। ना यहाँ को तेल निकल रहा है,
यहाँ कोई और मामला होना है। हमारे ज़खायर ज़रूरत है, वो भी तो कम रह गए हैं। मेरे ख्याल है कि स्ट्रीट क्राइम बहुत खौफनाक तरीके से बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स का इजाफा लाखों की तादाद में होगा। लेकिन रहम करे। शाह जी, आपकी बड़ी गहरी नजर है इकोनॉमी के ऊपर भी। आप क्या समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान जिस हालत का शिकार है इस वक्त, उसमें 1000 अरब डॉलर जो अगर मिल भी जाता है IMF से, तो उससे क्या बनेगा हमारा? सर, आपको एक एक दिन ये आप ऑक्सीजन पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, एक एक दिन आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया अभी इकोनॉमिक टर्मोइल खत्म नहीं हो रहा था, पॉलिटिकल टर्मोइल खत्म नहीं हो रहा था, तो ये तालिबान आ गए, इनको माफिया दी गई, जेलों से छोड़ा गया, पता करें किसने छोड़ा, क्यों छोड़ा, कहां से आ, ये तो कहते थे कला तो बड़ी अलार्मिंग बात हो गई ना जी। जी, मैंने तो अब सारी बातें कर दी हैं। तो जब खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने घर को आग लगाएंगे, लोगों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अच्छा, सियासत में आप कैसे देखते हैं कि कल मरियम नवाज जो है मुल्क गिर तो नहीं, मेरे ख्याल में पंजाब गिर तंजीमी दौरों का आगाज कर रही हैं, और उसके साथ साथ जो शाहिद खान अब्बासी के इस्तीफे की खबरें भी आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं हुई हैं क्योंकि ये भी खबर आ रही है। तो आप कैसे देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल इस वक्त नून लीग के अंदर जो रिफ्ट चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? शायद खान वली का सिलसिला है। देखिए, गड़बड़ तो बहुत शदीद है। अच्छा जी। मुस्लिम नून में, लेकिन वो इस गड़बड़ के बावजूद आपके सामने बैठे हुकूमत कर रहे हैं, अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म ले आते हैं। तो एक आधा धमाका और हुआ, मेरे ख्याल में मरियम घर बैठ जाएंगी। मरियम को मिलना इस तरह तो कुछ नहीं है। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें आप, उनको जेल में भेज दें, वो तब भी इलेक्शन जीत जाएंगे। इसलिए मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। आप क्या देखते हैं कि मरियम नवाज शरीफ अगर ये तंजीमी दौरे या जो वटेवर यू कॉल इट, अगर वो निकलती हैं तो अवाम का रद्द अमल क्या होगा, या क्या पजीराई मिलेगी उनको जी मौजूदा हालात को देखते हुए? जब वो आई हैं और उनका वेलकम जैसे किया गया उस मद्देनजर उसके तनाजुर में, देखिए जी, वेलकम तो वो खास नहीं था, पैसे दे दे के लोग आए हुए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। वेलकम तो वो खास नहीं था, मुझे बड़ी ऑनेस्ट बात करनी चाहिए। और दूसरा एक एंटी इमरान खान वोट तो है ना जी, उसको मोबिलाइज करेंगी, अपने वर्कर्स को हौसला देंगी, और इधर PTI का वर्कर दिन ब दिन डिमोरलाइज होगा क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान इज फेसिंग द वॉल। तो इमरान हैज टू राइज फ्रॉम एशेज, एम्बर्स एंड डेब्रीज। बहुत मुश्किल काम है to rise from here. He's facing the wall, I'm telling you. Despite all the popularity, ये भी एक मुल्क की बदकिस्मती होती है कि एक पॉपुलिस्ट और डेमागॉग, पॉलिटिकल डेमागॉग दीवार से लगा हुआ हो और हुकूमत वो कर रहे हो जिनका सड़क पे वोट ना हो। मुझे बताइए, मुस्लिम लीग का आपके 2 वजीर हैं, इनका कौन सा वोट है? नहीं, सही कह रहे हैं। कई इसमें जमाते हैं जिन्हें बनाया गया, पहले सर इमरान खान के साथ भी जोड़ा गया था, फिर उन्हें वहां से कहा गया मुस्लिम नून के साथ चले जाए। तो हुकूमत तो वो कर गए भाई साहब, आलू बिके ना बिके, गधे ने शहर सीख ली है। लेकिन आगा साहब, शाह जी, हमने जो 1977 के बाद जो डिकेड्स देखे, स्पेशली 70 और लेट 70s और 80s का, उसमें भुट्टो को हमने फांसी भी देखी, और मुर्दा भुट्टो के कदमों की छाप जो है वो आज भी कहीं कहीं अब कम हो गई को, लेकिन 2-3 डिकेड जो है वो छाप सुनाई देती रही। तो ऐसे पास्ट के बाद भी अगर दीवार से लगाया जा रहा है तो फिर आपका टेक चाहूंगा इसके ऊपर। हाँ, लेकिन ये देखिए ना कि नुसरत भुट्टो ने, बेनजीर ने कितनी सोबतें बर्दाश्त की, कितना असाइलम उन्होंने लंबा काटा जी। वो तो जनरल जिया का जहाज में गिरे तो बेनजीर मेरे ख्याल आ तो गई 10 अप्रैल 1986 को वापस चली जाती। तो वो कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिन्हें कहते हैं एक्ट्स ऑफ नेचर। उन्होंने फैसिलिटेट किया बेनजीर भुट्टो को 2 दफा जो इक़्तिदार मिले, तो उसके बाद वैक्यूम का सिम में वो कैच करते थे। जरदारी साहब न्यू हाउ टू डू इट, टू बार्गेन। यहाँ तो बार्गेन करना पड़ता है ना जी। यू डोंट हैव टू बी अ पॉपुलिस्ट इन ऑर्डर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर, इन ऑर्डर टू हैव अ गवर्नमेंट इन एनी प्रोविंस। क्या कर सकते हैं, आपके सामने। शाह जी, 1970 में जो इलेक्शन हुए थे और उसके बाद की जो सिचुएशन बनी, उसमें भी हमने जो है मशरकी पाकिस्तान का मैंडेट जो है वो स्टील किया, रिग किया, उसको चुराया, उनको इक़्तिदार नहीं दिया। और फिर सबसे बड़ी बात कि हमने शेख मुजीबुर रहमान जो कायद आज़म के पोस्टर अपनी साइकिल पे लगाया करता था, जिसने फातिमा जिन्ना को ईस्ट पाकिस्तान से जिताया, उसको हमने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। गो के जब पानी सर से गुजर गया वो गद्दारी का सर्टिफिकेट वापस ले लिया। आज भी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं
और आज भी अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया जा रहा है, स्टील करने की कोशिश हो रही है। तो हाउ डू यू सी, कोई रिजेम्बलेंस आपको नजर आती है 71 के हालात और आज की? बस ये अल्लाह न करे ऐसा हो। देखिए कि मुजीबुर रहमान को उन्होंने गद्दार कहा, उस वक्त तो वो गद्दार नहीं था, लेकिन हवालात ऐसे बना देते हैं कि वो फिर लोग गद्दारी की तरफ चले जाते हैं। जो हो गया मुफ्ती बानी के साथ उसने सारा वो गठजोड़ किया, ऐसे हो जाता है। हाँ, जोग्राफिकली बड़ा ही अनसस्टेनेबल किस्म का हिस्सा था इस पाकिस्तान, क्योंकि लैंग्वेज का भी इशू था, तो कल्चर का भी इशू था। तो ये जो तकसीम हिंद है, यहाँ पे बड़े सवालात है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है काशिफ साहब। अच्छा, लेकिन अच्छा साबिर साहब आप बताइएगा, जैसे कि इन्होंने इससे कभी भी आपने इसका जवाब तो दिया, लेकिन आप इसको मैं ये जानना चाह रही हूँ कि किस नज़र से देखते हैं कि जब मरीम नवाज आज जो करने जा रही हैं और जिस अज़्म और इरादे के साथ वो आई हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने वालिद साहब से बड़ा कुछ सीखा है और अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, आपको क्या लगती है उनकी सियासत? आपको क्या, किस नज़रिए में, आपके नज़रिए में क्या है उनकी सियासत? क्योंकि वो इक़्तिदार में बैठे हैं और बहुत अरसे के बाद प्रीमियरशिप मिली है उनको। ख्वाहिश पुरानी सी उनकी है जी, मैंने कहा उनका ख्वाहिश तो जिस तरह से मरियम नवाज जो हैं उनको सीओ का ओहदा भी मिल गया है, तो क्या उनकी जो इंतकाल इक़्तिदार के हवाले से कोई जुड़ी हुई आपको लग रही है शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे की जो खबर है? देखिए, शायद अकेले नहीं होंगे, बंदे तो काफी हैं उधर मुस्लिम नून में भी जो इस्तीफा देना चाह रहे हैं। उधर गड़बड़ है और फिर शरीफ फैमिली के अंदर गड़बड़ है। तो फिलहाल तो मियां शहबाज शरीफ मजे ले रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके हैं, मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, वोट नवाज शरीफ का है। अब मरियम उसी वोटर को उठाने जा रही है, उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि इमरान खान के पास इतना वोटर है, उन्होंने क्या कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि कोई शदीद रिएक्शन अवाम की जो महरूमी है उस तनाज़र में इनको मुस्लिम लीग नून को और मरियम नवाज शरीफ को अवाम का कोई रिएक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है? नहीं काशिफ साहब, ये अवाम जलसा सुन के घर चली जाएगी। अच्छा, ये इमरान खान को बड़े आला नंबरों से जितवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सड़क से नहीं निकल सकते। जेल में राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात की आपने शाजी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। अब देखें ना, जिन्होंने राज बात की आप रिपीट करें इस बात को, ये बहुत उन्होंने ना कीमती बात कर दी है। वोट तो आपको दे सकते हैं वो, लेकिन आपके लिए सड़कों पे नहीं आ सकते। इमरान खान के लिए बात फिर वहीं पे आ गई है। पहले ये एनर्जी एंथुसियाज्म सब था, अब जब ये दोबारा आप लेकर आए हैं लॉन्ग मार्च पे, अच्छा मैं ये पूछना चाह रही, मेरे नजर में ये कि अब जब लॉन्ग मार्च दोबारा की कोशिश की थी तब नहीं हुआ, जब ये बात नहीं फायरिंग हुई थी और ये सारा सिलसिला हुआ था। अवाम फायरिंग से भी नहीं डरते, बड़े दलेर भी होते हैं, किस वजह से? लेकिन अवाम अपने हकूक की जंग लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, जो नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ठीक है ना जी, आपने उनको टेम कर दिया है। पिछले 30-40 साल में अवाम के ऊपर इतनी मुश्किलें पड़ी हैं और वो आदी हो गए हैं, और हमारा निज़ाम जो है जिसको आप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि हर एक को हमने कोशिश की कि वो उनको इक़्तिदार में लाकर आजमाएं, कोई भी आजमाइश पे पूरी नहीं उतरा। नहीं, ये भी बात नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी आते रहे, मोहम्मद खान जिनेजो भी आते रहे। नहीं, मेरा कहता है थक गए हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब 1996 में 6 के एंड में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दूसरी दफा वज़ीर आज़म बनी थी, तो नवाज शरीफ अपोजिशन में थे, और ये हुआ था कि 58B भी मतलब थी जिस पे सदर के पास इख्तियारात थे कि वो जब मर्जी असम्बली तोड़ सकते हैं रीजंस के तहत। तो उस ऐसे में तकरीबन 93 में वो आई थी, और 96 में 3 साल के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक जो बड़े अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त अपोजिशन बड़ी गंदी होती थी, मियां नवाज शरीफ साहब और इनकी पार्टी जो है लेक्चर लैंग्वेज भी यूज़ करते थे वज़ीर आज़म के बारे में, तो सारा कुछ वो आपको याद ही होगा। तो लेकिन उसमें ये हुआ कि वज़ीर आज़म जो हैं उन जो अपोजिशन लीडर थे नवाज शरीफ, उन्होंने सदर मुमलिकत जो फ़रूक अहमद खान लगारी, जो इनके कारकुन थे भुट्टो फैमिली के या पीपल्स पार्टी के, सदर पाकिस्तान से उन्हें कहा जी हमने आपसे मिलना है। तो सबके माथा जो है वो जो सब परेशान हुए कि ये अपोजिशन लीडर क्यों ठनका। तो ये जब मिले उसका, तो मेरे ख्याल आपने ब्रेक पे तो नहीं जाना, ब्रेक पे जाना तो इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो वो बता दें एक लाइन करते हुए। अच्छा, वो जब लगारी साहब को मिले तो उन्होंने कहा जी कि जी इकोनॉमी का बुरा हाल हो गया, करप्शन है, ये है वो है, तो हमारे पास एक ऐसा आइडिया है, हमारे पास ऐसा प्लान है कि अगर आप इलेक्शन करवा दें, हमें गवर्नमेंट में हम आ जाएं, तो हम आपको विद इन मंथ या डेज
हम आपको जो ना ये मामला ठीक कर देंगे। तो वैसे ही हुआ, फिर उसमें खुफिया हाथ भी दिखाया गया। बेनज़ीर भुट्टो की जो उनकी असम्बली उनके अपने बंदे ने तोड़ दी 96 में। 97 में इलेक्शन हुए, 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दी गई मियाँ नवाज शरीफ को। सदर पाकिस्तान लगारी थे। 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने जब बुलाया नवाज शरीफ को और उन्होंने पूछा, आप तो हमें कह रहे थे कि जी आपके पास प्लान है, आप गवर्नमेंट में आए हैं, पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया। और तो उन्होंने उसको हंस के कहा, मियाँ नवाज शरीफ ने, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उन्होंने उसको हंस के कहा कि वो तो मैंने पॉलिटिकल बात की थी, जितने मसाइल में पाकिस्तान गिरा है वो तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए तो साल चाहिए। कंपैरिजन आप चेक करें कि उस वक्त भी यही था। ये 97 की बात है और इक़्तिदार के लिए ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपने यहीं से सर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, समझ से बाहर है कि क्या सिलसिला है और ये क्या कॉन्स्पिरेंसी बीच में चल रही है। शायद खकाना वासी कहते हैं मैं तो नहीं ऐसा कि मैंने मुश्किल वक्त में पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन बातें भी बाज़गश्त ये भी है कि उन्होंने पार्टी इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने कहा जी हम तो सीनियर नायब सदर लगाया था, ऐसा तो नहीं मुमकिन हो सकता। तो सर आप बताएं ना कि क्या चल रहा है बीच में। देखें, ये इनके अंदरूनी खिलफशार है। खिलफशार तो है क्योंकि मरियम नवाज का जो अंदाज़े तखातुब है और जिस किस्म का मतलब वो सियासत करना चाहती है, मैं नहीं समझता कि उस सियासत के साथ पाकिस्तान में रवादारी और इखलाकियात जो हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। वेराज अगर आप शाहिद खान अब्बासी को देखती हैं तो ये 80s से जो है नून लीग के साथ है, क्योंकि पहले ये मतलब ये कहना चाह रहे हैं एग्रेसिव जो है, नहीं ये एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव तर्ज हुकूमत जो बना रही है। मिजाज है। अच्छा नहीं जी, आप कह रहे हैं ना कि जो मरियम नवाज चाहती हैं, तो मरियम नवाज यानी एग्रेसिव वे में जा रही है। एग्रेसिव आप उसे दूसरी सेंस में कह सकती हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मरियम नवाज का जो पॉलिटिकल हेरिटेज है, जो पॉलिटिकल लगेज वो उठाई फिरती हैं, उसमें इतनी जान नहीं है। अच्छा। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने भी कोई अपना कोई बहुत बड़ी छाप इस मुल्क के ऊपर नहीं छोड़ी है, कोई बहुत बड़े काम नहीं किए हैं, कोई वो ना वो मैं समझता हूँ कि नजरियात को मानने वाले सियासतदान से। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी आपको ये नहीं लगता कि जो वो तर्ज हुकूमत चाह रही हैं, जिस तरह से भी वो अग्रेसिवली और इफेक्टिवली कोशिश कर रही हैं, इस वक्त उनके ऑपोजिशन में जो लोग हैं, चले हम इमरान खान की बात कर लेते हैं, उनके ऑपोजिशन में वो भी उतनी एग्रेसिवली जो है वो करते हैं। अच्छा, उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मैं किसी की साइड लिए बगैर मैं यही बात करी हूँ कि आपको नहीं लगता? अच्छा, मैं अगर मैं ऐसे करी तो आपको भी मेरे मुकाबले के मुताबिक ही करना पड़ेगा ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। लेकिन देखे ना, नवाज शरीफ की जो सियासत है वो मेरा जो है, आप नवाज शरीफ की जो मरियम नवाज कर रही हैं, वो देखे ना, वो उसको मिरास समझ रही हैं पॉलिटिकल पार्टी को। जैसे भुट्टो फैमिली की थी, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, को के उनकी डेमोक्रेसी की रिस्टोरेशन के लिए बहुत खिदमत थी। उसके बाद फिर बिलावल आ गए, आसिफ अली जरदारी आ गए, और वो एक जो अभी जब वो वापस आई हैं सर, तो उन्होंने ये कहा है कि मेरे वालिद साहब ने मेरी सियासी तरबियत की है। अच्छा, वो कह रही है ना। लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है कि निज़ाम की खराबी की वजह से एक साहब जब मर जाता है, कोई भी साहब जो होते हैं मर जाते हैं, तो उनके लवाकिन जो हैं वो बाद में लड़ते हैं जायदाद के लिए। Exactly. इसी तरह ये एक सियासत में जो इक़्तिदार इनको मिला है, उसमें भी ये लड़ाई इक़्तिदार की है। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने आप को जो उस जो है पॉलिटिकल पार्टी का मालिक समझते रहे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की बहुत पुरानी ख्वाहिश थी कि वो वजीर आजम बने, लेकिन नवाज शरीफ के होते हुए वो पॉसिबल नहीं था। और फिर अब उनको टाइम मिल गया कि उन्होंने चोर रास्ते से डिक्की में बैठ के भी गए और उन्होंने अपने मामला ठीक किए, अपने केसेस भी ख़त्म कराए, एंड ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आप ये बात देखें कि ये सब बातें जो हैं मरियम नवाज शरीफ को क्या कहती हैं आप उसे, कि बर्दाश्त नहीं थी। और इस वक्त वो जब आई हैं तो पुराने जो बहुत सारे स्टालवर्ड्स हैं PMLN के,
वो उनके खिलाफ है। इनके सर, साथ एक वैसे एक जनरल व्यू में अगर देखा जाए, इतनी देर मेहनत की हो, इतना साल हा साल Yes. आपने अपनी फेथफुल रहे हो एक पार्टी के साथ, तो आप एक्सपेक्टेशंस तो आपकी वैसे हाई हो जाती हैं कि एक टाइम आएगा, एक टाइम आप कोई एक आम बंदा भी एम्प्लॉय होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम करता रहता है, तो वो विद इन पैसेज ऑफ टाइम वो ये सोचता है कि मैं एक हाई लेवल उस पे जाऊंगा। तो अब वही बात हो गई है कि आपके बाद आने वाले जो लोग हैं वो उस लेवल पर पहुंच जाए जहां आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपका रबीबा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हो सकता है कि ये कुछ लोग जो हैं, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शायद खान अब्बासी और कुछ लोग हैं, ये वाकई ही में इस बात के नाराज हों। अच्छा। दूसरी बात ये भी मुझे नजर आती है कि ये जो नाराजगी है ये मसनूई हो, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। रीजन ये है कि इतनी वर्स्ट गवर्नेंस के बाद, अपने केसेस माफ करवाने के बाद, अवाम में मुस्लिम लीग नून दे आर स्टैंडिंग नोवेयर। तो ये एक बयानिया बनाने की कोशिश भी की जा रही हो कि ये अंदर से जो पार्टी के मेन स्टॉलवर्ड्स हैं ये इसके खिलाफ है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हम कोशिश करते हैं कि 1 बजे तक की जितनी भी खबरें हैं उस पर अपडेट्स आप तक को देते रहें, उस पर तज्जिया तबसरे आप तक पहुंचाते रहें। ये सिलसिला बशर्ते ज़िंदगी हमारा रहेगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।